तबेलागंज नाम का एक गांव था जहां शिवराम अपने माता पिता के साथ रहा करता था। शिवराम बहुत ही चालाक और बहुत ही काबिल था, पर बेरोजगार होने के कारण उसे समाज की आनाकानी झेलनी पड़ जाती थी। क्या हाल है शिवराम भैया? आज सुबह सुबह निराश नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं, आज भी एक जगह इंटरव्यू देने गया था, पर वहां भी कोई काम नहीं था। कहते हैं सिफारिश होगी तभी काम देंगे। अब आप ही बताओ, किसकी सिफारिश दूं? और मुझ जैसे को कौन सिफारिश देगा? आप मेरी सिफारिश लेकर चले जाइए। हाँ, हंस लो, सिर्फ एक तुम ही नहीं हो, और मुझे तो तुम सबको झेलना ही होगा और तुम सबको सुनना ही पड़ेगा। शिवराम वहां से निराश होकर चला गया और झील के पास जाकर बैठ गया। इस झील की तरह ताकतवर बनना है। सूरज चाहे कितना भी चमक ले, लेकिन समुद्र और झील को वो सुखा नहीं पाता। और एक मैं हूँ, थोड़ी सी भी परेशानी हो जाए तो दुम दबाकर भागने लगता हूँ। शिवराम अपने आप से बात कर ही रहा था कि उसे वहां पर मछुआरा दिखाई दिया, जिसके पास जाकर शिवराम ने कहा, भैया आप मछली पकड़ने जा रहे हैं? नहीं, झील के बीच में कबड्डी की टीम बैट बॉल लेकर खड़ी है, उनके साथ खो खो खेलना है ताकि गोल हो सके। मैं कुछ समझा नहीं। अगर कबड्डी की टीम बैट बॉल लेकर खड़ी है तो वो खो खो क्यों खेलेगी और गोल कैसे होगा? कोई बात नहीं बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना है जीवन में। मैं आपसे काम सीखना चाहता हूँ। मैं कोई काम नहीं करता, बस मछलियां पकड़ता हूँ और व्यापारियों को बेच देता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मेरे माँ बाप ने भर पेट खाना पिछले कई महीनों से नहीं खाया है। अगर मुझे अपने साथ ले चल सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। शिवराम और मछुआरा दोनों ही उस झील के अंदर चले जाते हैं। वहाँ मछुआरा अपने जाल से मछलियाँ पकड़ने लगता है और दूसरी तरफ शिवराम के पास कोई भी जाल नहीं होता। क्या मैं तुम्हारी मछली पकड़ने का जाल ले सकता हूँ? कुछ ही मछली पकड़ने के बाद मैं तुम्हें वो दे दूंगा। अरे मैं अगर तुम्हें अपना जाल दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? अपने दांतों से मछली पकड़ूंगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, पहले तुम पकड़ लो, तब मैं पकड़ूंगा। कुछ समय बीत चुका था। उस मछुआरे ने शिवराम को जाल नहीं दिया। शिवराम खुद हाथों से ही मछलियां पकड़ने की कोशिश करने लगा। उतने में ही वहाँ झील के अंदर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये क्या है? चमकती चीज है, इसे बेचूंगा नहीं, अपने पास रखूंगा। शिवराम ने उस चमकती हुई चीज को छुआ। उसकी चमक ने शिवराम को अपने अंदर खींच लिया। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो झील में था, पानी के अंदर मैं जिंदा कैसे हूँ? ये सब हो क्या रहा है? शिवराम अकेले वहाँ घूम ही रहा था कि वहाँ पर सितारों के राजा आ गए और कहने लगे, तुम चिंता ना करो, तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि तुमने तो मुझे मुक्त किया है। मैंने तुम्हें कैसे मुक्त किया है? मैं कुछ समझा नहीं। तब जाकर सितारों के राजा ने सारी सच्चाई बताई। मुझ में इतनी चमक है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। इस साधु को मैं अपनी चमक दिखाता हूँ। सितारे ने साधु को अपनी चमक दिखाई, जिस कारण साधु की तपस्या भंग हो गई। तब उस साधु ने क्रोध में आकर सितारों के राजा को श्राप दे दिया। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मेरी तपस्या भंग की। तुम्हारी चमक पर तुम्हें घमंड है ना? अब नहीं होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम धरती के अंदर अपनी चमक लेकर एक झील में रहोगे। मेरा वो मतलब नहीं था महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। सितारों के राजा ने उस साधु से बहुत माफी मांगी। तब साधु ने कहा, कुछ वर्ष बीत जाने के बाद तुम्हारे पास एक बालक आएगा जो तुम्हें झील से मुक्त कर देगा। और ये थी मेरी कहानी। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उस झील को मुझे सौंप दो और उनमें सारे के सारे तारे भर दो। मैं उन तारों को लोगों को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगा और दुनिया की मदद भी करूंगा।
अवश्य, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुम जब धरती पर जाओगे तो वो झील तुम्हारी हो चुकी होगी और सितारों की झील से जानी भी जाएगी। और क्या था, शिवराम जैसे ही झील के पास पहुंचा, झील सितारों से चमक रहा था। सारे गांव वाले शिवराम को ही देखे जा रहे थे कि ये जादू आखिर उसने किया कैसे। अरे अब आप मुझे यूं ही देखते रहेंगे या इन सितारों को खरीदेंगे भी? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं इस झील के सितारे लोगों को बेच रहा हूँ। सभी के लिए 5000 का एक सितारा होगा। क्या सच? अगर ऐसा है तो मैं तो झील में से सितारे लेकर उनसे सड़क और घर बनवाऊंगा। तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। शिवराम के सितारों की झील बहुत ही ज्यादा चलने लगी। लोग बाग दूर दूर से आकर शिवराम के सितारों के झील से सितारे खरीदने लगे। किसी ने उन सितारों से सड़क बनाई तो किसी ने ब्रिज। पूरा शहर सितारों की चमक से टिमटिमा रहा था। शिवराम अब अपने माता पिता के साथ बहुत ही सुंदर और खुशहाल जीवन जीने लगा था। लेकिन ये बात उस मछुआरे से बिल्कुल हजम नहीं हुई। हो ना हो, शिवराम भैया हैं बड़े चतुर। अभी कुछ ही दिन पहले उनके पास चाय पीने और खाने के पैसे नहीं थे और आज देखो पूरे शहर में उनका नाम सितारों की तरह चमक रहा है। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ। उस दिन मेरे ही साथ वो उस झील में पहली बार गया और आज देखो मेरी ही वजह से कितना अमीर हो गया है और मैं अब तक मछली पकड़ रहा हूँ। ये तो मैं भी सोचता हूँ, आखिर ऐसा क्या है उस झील में? कहाँ से आए उस झील में इतने तारे? आज उस झील में जाकर देखते हैं। जो भी बात होगी वो हमें पता तो चल ही जाएगी। चाय वाला और मछुआरा दोनों ही लालच के चलते उस झील में चले गए, जिस झील के बाहर शिवराम आराम कर रहा था। इसे यहाँ पर कैद कर लेते हैं। सारा का सारा झील हमारा हो जाएगा और हम यहाँ के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। उस दिन मछुआरे और चाय वाले ने मिलकर शिवराम को अगवा कर लिया और उसे एक टापू पर लेकर चले गए। मछुआरे की नाव में दोनों बातें करने लगे। छोड़ो मुझे, मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? अरे हाँ हाँ, छोड़ देंगे, मंजिल तो पास आ जाए। तुम्हारी आवाज मैंने कहीं देखी है लगता है। मुझे भी तेरा थोड़ा सुना हुआ लगता है। उन दोनों ने शिवराम को उस टापू पर एक पेड़ से बांध दिया और कहा, पिक्चरों के डायलॉग बोलना बंद करो और इसे चलकर फेंकाओ। मैं समझ गया, तुम चाय वाले और मछुआरे हो मेरे गांव के। आखिर तुम्हें मुझे अगवा करके क्या मिलेगा? मुझे जाने दो। अब से तुम्हारी झील और तुम्हारे पैसे सब हमारे। यहाँ से तुम बच नहीं सकते। सितारों की चाय बनाकर बेचूंगा, चमकती हुई चाय। बड़े पैसे कमाऊंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। वो दोनों शिवराम को वहीं टापू पर छोड़कर दोबारा उस झील पर चले गए। झील पर जाते ही उन्होंने देखा कि सारे तारे झील में ऊपर आसमान की तरह उड़ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तारे झील से निकलकर आसमान की तरफ क्यों जा रहे हैं? आखिर बात क्या है? वहाँ पर सितारों का राजा शिवराम को लेकर आ गया। मैं जानता था कि आज की दुनिया में कोई भी भला नहीं है। शिवराम तो बस समाज का हिस्सा है, पर तुम दोनों ने जो किया, मुझे मेरे पिछले पापों का परिणाम याद आ गया। अब मैं तुम दोनों को सजा देता हूँ। तुम कौन हो और तुमने शिवराम को उस टापू से क्यों बचाया? मैं समस्त सितारों का राजा हूँ। सारे तारे मेरी ही चमक से टिमटिमाते हैं और मैंने इनकी जान बचाई, इन्हें मुक्त किया था, इसीलिए मुझे इन्होंने ये वरदान दिया था। सितारों के राजा की असलियत जानकर मछुआरा और चाय वाला दोनों ही डर गए और उनसे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, ये गलती अब हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैंने भी कई साल तक सजा भुगती है, अब तुम भी भुगतोगे। इतना कहकर सितारों के राजा ने ताली बजाई
जैसे ही ताली बजी, 2 सितारे उनके सामने आ गए और चाय वाले और मछुआरे को लेकर आसमान में उड़ गए। आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए था। चिंता ना करो, सुबह तक वो दोबारा धरती पर आ जाएंगे। उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। अब से तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे और काबिल तरीके से लोगों की मदद करना। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सितारों के राजा वहाँ से चले गए और शिवराम दोबारा अपने व्यापार में लग गया। सितारों की झील दोबारा से चमक उठी और सभी गांव वाले सितारों की झील से सितारे खरीदने लगे। इसी तरह गांव के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। एक कस्बे में 3 चचेरी बहनें रहती थीं। मोना और सोना 2 सगी बहनें थीं और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थीं। जबकि काली उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत पागल लड़की है। तू जानती भी है कि तू देखने में कितनी बेकार है और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू काली है। काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे मोना और सोना से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काली को सबने इग्नोर कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काली उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्र के दिन थे और एक जगह कन्या पूजन के लिए सोना और मोना के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी यह देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से चली गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में रिजल्ट का दिन। आज अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहीं खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। और काली, तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? काली कुछ बोलती, लेकिन उससे पहले ही मोना बोल पड़ी कि फर्स्ट आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना मोना का उसमें नाम नहीं था। काली अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को बधाइयाँ देने लगे। यह देखकर सोना और मोना को बहुत जलन हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गई। काली, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम हर रविवार को वहाँ जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर साथ चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी नहीं भेजेंगी, इसलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काली दोनों के साथ चली गई। सोना और मोना
काली को एक जंगल में ले गईं। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। आहा, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आंखें बंद कर ली। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुआं में धक्का दे दिया। काली के चीखने की आवाज कुएं में गूंज गई। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस चली गईं। काली कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ 3 चांद थे। काली बहुत घबरा गई। मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जाओ। और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मानवों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह अपने घर थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें सोना और मोना ने भी भाग लिया। लेकिन काली को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण सोना और मोना काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेला। ना जाने इस बार भी क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए विश्वास को ना टूटने दे। एक कस्बे में 3 चचेरी बहनें रहती थीं। मोना और सोना 2 सगी बहनें थीं और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थीं, जबकि काली उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत पागल लड़की है। तू जानती भी है कि तू देखने में कितनी बेकार है, और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू काली है। काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे मोना और सोना से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काली को सबने इग्नोर कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काली उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्र के दिन थे और एक जगह कन्या पूजन के लिए सोना और मोना के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी यह देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से चली गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में रिजल्ट का दिन। आज अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहीं खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। और काली, तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? काली कुछ बोलती
लेकिन उससे पहले ही मोना बोल पड़ी, ये फर्स्ट आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना मोना का उसमें नाम नहीं था। काली अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को बधाइयाँ देने लगे। यह देखकर सोना और मोना को बहुत जलन हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गई। काली, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम हर रविवार को वहाँ जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर साथ चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी नहीं भेजेंगी, इसलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काली दोनों के साथ चली गई। सोना और मोना काली को एक जंगल में ले गईं। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। आहा, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आंखें बंद कर ली। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुआं में धक्का दे दिया। काली के चीखने की आवाज कुएं में गूंज गई। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस चली गईं। काली कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ 3 चांद थे। काली बहुत घबरा गई। मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जाओ और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मानवों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह अपने घर थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें सोना और मोना ने भी भाग लिया। लेकिन काली को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण सोना और मोना काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेला। ना जाने इस बार भी क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए विश्वास को ना टूटने दे। एक गांव में अंकुर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। अंकुर गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करता था। बिंदिया, चल बाजार चलते हैं, थोड़े से पैसे बचे हैं, बस आज की ही सब्जी और आटा आ सकता है। बिंदिया अपनी माँ के साथ बाजार चली गई। बाजार में अचानक बिंदिया की नजर एक बर्फ गोले के ठेले पर पड़ी। माँ, देखो ना कितनी गर्मी हो रही है, मुझे एक बर्फ का गोला खिला दो ना। अपनी बेटी की बात सुनकर विद्या बर्फ के गोले के ठेले के पास जाकर ठेले वाले से बोली, भैया, एक बर्फ का गोला कितने का है?
10 रुपए का। क्या 10 रुपए का? मैं जब छोटी थी तब 1 रुपए का आता था। वो जमाने चले गए, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। विद्या अपने घर पर आ गई। शाम को जब उसका पति वापस आया तो बोला, क्या बात है विद्या, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आज मुझे पहली बार पता चला कि गरीब की समाज में कोई इज्जत नहीं होती। आखिर हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? विद्या रोते हुए सारी घटना अंकुर को बताने लगी। तुम जरूर सत्तू गोले वाले के पास चली गई होगी। सत्तू वैसे भी हर ग्राहक से बड़ी बदतमीजी से बात करता है। अगले दिन अंकुर मुखिया जी के पास चला गया। क्या बात है अंकुर, आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? आप गलत सोच रहे हैं मुखिया जी, मैं तो यहाँ पर आपसे कुछ पैसे उधार मांगने के लिए आया हूँ। अंकुर की बात सुनकर मुखिया चौंकते हुए बोला, अंकुर, पैसे उधार उन्हें दिए जाते हैं जिनमें वापस लौटाने की क्षमता हो। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए मुखिया जी, मैं एक बर्फ के गोले का ठेला लगाना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। शाम तक जितनी भी बिक्री होगी उसमें से सिर्फ 1/4 आप मुझे दे दीजिए, बाकी आप रख लीजिएगा। अंकुर की बात सुनकर मुखिया अपने मन में बोला, ये तो एक नंबर का मूर्ख निकला, सिर्फ 1/4 ही मांग रहा है। इसका मतलब 100% में 75% का मुझे फायदा होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव पसंद आया, लेकिन याद रखना शाम तक मुझे मेरे मुनाफे के पैसे मिल जाने चाहिए। इतना बोलकर मुखिया ने कुछ पैसे अंकुर के हाथ में रख दिए। अंकुर खुशी खुशी अपने घर पर चला गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताता हुआ बोला, देखना विद्या, हमारे बर्फ के गोले का ठेला हमारे गांव में धूम मचा देगा। मुझे बचपन से ही बर्फ के गोले बनाना बहुत पसंद है। और हाँ, अब बिंदिया को भी दूसरों की दुकानों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले दिन अंकुर ठेले पर बर्फ के गोले रखकर गली गली अंकुर शाम को अपने हिस्से के पैसे अपनी पत्नी विद्या के हाथ में रख देता है। आपने तो कहा था कि आपने मुखिया जी से सिर्फ 1/4 हिस्सा ही मांगा है, लेकिन आप जो रोज रोज मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे रख देते हैं, वो? ये सब ईश्वर की कृपा है विद्या, जबकि मैं तो बच्चों को बर्फ के गोले मुफ्त में खिलाता हूँ। ये काम आप बहुत अच्छा करते हैं। बच्चों से बर्फ के गोले के पैसे नहीं लेने चाहिए। इधर सत्तू चिंतित अवस्था में अपनी दुकान पर अपने नौकर रामू को बुरी तरह से डांट रहा था। ये सब क्या हो रहा है रामू? मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने में हमारी बिक्री में बहुत तेजी से गिरावट आई है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है सेठ जी। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि गांव का हर व्यक्ति अब सिर्फ अंकुर के ठेले से ही बर्फ का गोला खरीदता है, क्योंकि वो गरीबों से और बच्चों से पैसे नहीं लेता। अब तो मुझे इस अंकुर का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इधर अंकुर भयंकर गर्मी में धूप में खड़ा हुआ ग्राहकों का इंतजार कर रहा था कि तभी एक सुंदर 10 वर्षीय लड़की जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहनी हुई थी, वो आकर बोली, मुझे भी एक बर्फ का गोला खिलाइए ना। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तुम्हारे कपड़े देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम बहुत अमीर घराने की कोई सुंदर बच्ची हो। आपको खिलाना है तो खिलाइए, नहीं तो मना कर दीजिए। अंकुर मुस्कुराता हुआ एक बर्फ का गोला उस सुंदर बच्ची को देता हुआ बोला, मैं बच्चों का दिल नहीं तोड़ता। वो लड़की बर्फ का गोला खाते हुए अंकुर से बोली, लेकिन मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। आपने मुझे बर्फ का गोला खिलाया है, इसके बदले में मैं आपको बर्फ के गोले के पहाड़ का पता बताऊंगी, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है, परंतु जल्दी आ जाएगा। इतना बोलकर वो बच्ची वहाँ से चली गई। अंकुर ने बच्ची समझकर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शाम को अंकुर जब मुखिया के पास गया तो वहाँ उसने सत्तू को बैठे हुए पाया। अंकुर, कल से तुम्हें बर्फ के गोले का ठेला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने तुम्हें धंधा करने के लिए पैसे दिए थे, लोगों को मुफ्त में बांटने के लिए नहीं दिए थे।
लेकिन मैं आपके हिस्से का पैसा तो ईमानदारी से आपको दे जाता हूँ। सारे के सारे पैसे मेरे ही तो हैं, इसमें तुम्हारा क्या हिस्सा है? अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अगले दिन मुखिया ने अंकुर का ठेला भी उसके घर से उठवा लिया। अंकुर बेचारा फिर से सड़क पर आ गया। वो चिंतित अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी वही बच्ची उसके पास आकर बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि समय बहुत जल्दी आने वाला है, चलिए मेरे साथ। अंकुर इससे पहले कुछ समझता कि तभी उस बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? वो सामने पहाड़ देख रहे हो ना, वहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। शाम तक अंकुर को इतनी आमदनी हो गई जितनी कि वो महीने भर में भी नहीं कमा पाता था। ये आपका ठेला तो बहुत ही सुंदर है जी, कहाँ से मिला ये आपको? ये एक रहस्य है विद्या, इसके बारे में ना पूछो तो ही अच्छा है। अंकुर की बात सुनकर विद्या ने मुस्कुरा दिया। कुछ ही महीनों में अंकुर के बर्फ के गोले आसपास के गांवों और शहरों में भी प्रसिद्ध होने लगे। अब तो बड़े बड़े महानगरों से भी लोग सिर्फ अंकुर के ही बर्फ के गोले का स्वाद लेने के लिए उसके गांव में आने लगे। अंकुर का घर टूटी फूटी झोपड़ी के बजाय एक हवेली में परिवर्तित हो चुका था और यही बात मुखिया और सत्तू को पसंद नहीं आई। ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? मैं आपको हर रोज अपने बर्फ के गोले की दुकान में से 25% हिस्सा दे देता हूँ और मैं फिर भी सड़क पर आ गया। कुछ तो गड़बड़ है। उसके पास जो ठेले की तरह जो बग्गी है वो किसी भी एंगल से इस संसार की मालूम तो नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि हम दोनों को उस पर नजर रखनी चाहिए। सत्तू और मुखिया उस दिन से अंकुर पर नजर रखने लगे और एक दिन उन्होंने अंकुर को उस बर्फ के गोले के पहाड़ पर जाते हुए देख लिया। क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? हाँ, ये सच है, बिल्कुल सच है। अब समझ में आया कि इस भिखारी के पास इतनी दौलत कहाँ से आई। तो फिर देर किस बात की है? आज से हम दोनों भी इसी बर्फ के गोले के पहाड़ से गोले लेकर बेचेंगे। चलो। सत्तू और मुखिया बर्फ के गोले के पहाड़ पर चले गए कि तभी उन्हें वही स्त्री झोपड़ी से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। तुम दोनों का स्वागत है। तुम यहाँ से जितने भी बर्फ के गोले ले जा सकते हो, ले जाओ। वहाँ सामने तुम्हें एक बग्गी नुमा ठेला दिख रहा है, उसमें तुम ये बर्फ के गोले भर लो। सत्तू और मुखिया बड़ी ही तेजी से बर्फ के पहाड़ से बर्फ के गोले भरने लगे। आज के लिए तो इतना काफी है मुखिया जी, चलिए अब घर चलते हैं। मुखिया और सत्तू अपने घर की ओर चल दिए, मगर उन्हें रास्ता ही नजर नहीं आया। वो फिर घूम फिर कर उसी जगह आकर खड़े हो जाते जहाँ से वो चलते थे। तभी वो सुंदर स्त्री हंसती हुई बोली, माफ करना, दरअसल तुम जिस बर्फ के गोले के पहाड़ पर खड़े हो, वहाँ पर से वही व्यक्ति घर जा सकता है जिसका मन साफ हो और जिसके दिल में इंसानियत हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि तुम जिस पहाड़ के रास्ते से यहाँ आए हो, वहाँ एक अनोखा द्वार है। वहाँ एक अनदेखा द्वार है जो इस दुनिया में खुलता है। अब तुम हमेशा के लिए यहीं पर फंसे रह जाओगे। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री गायब हो गई। मुखिया और सत्तू वहाँ पर हमेशा के लिए फंसे रह गए और अंकुर आज भी बर्फ के गोले पहाड़ से लाकर गांव में बेचता है। चमन एक मोची था। वो सड़क के किनारे जूते चप्पल जोड़ने और जूते पॉलिश करने का काम करता था। अगर किसी बहन जी की चप्पल टूट गई तो चमन मोची के पास आइए, मात्र 20 रुपए में चप्पल ठीक कराइए। अगर किसी बाबूजी का जूता गंदा हो गया तो चमन मोची के पास आइए और 20 रुपए में जूता पॉलिश कराइए। चमन दिन भर में 150-200 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता था। देर रात वो अपने घर सब्जी और आटा लेकर पहुंचा। लो सरला, आज फूल गोभी लेकर आया हूँ। सूखे मसाले डालकर खूब चटपटी करके बनाना। फूल गोभी इस समय बहुत महंगी है,
तो गोभी लाने की क्या जरूरत थी। लौकी तुरई कद्दू खा खा कर मन उब गया है, तो आज मैंने सोचा गोभी ले चलता हूँ। अपनी कमाई देखकर चीजें खरीदा करो। महंगे आइटम खाने हैं तो ये मोचीगिरी छोड़कर कोई और काम धंधा शुरू करो। अब मैं और क्या काम करूँ? मेरे पिताजी भी मोची थे, उन्होंने ही मुझे सारे काम सिखाए। तुम जरा खाना बनाने से पहले थोड़ी चाय बना लो, वरना खाना खाने से पहले ही मुझे नींद आ जाएगी। कुछ देर बाद सरला चाय लेकर आई। ये लीजिए। मसाले खत्म हो चुके हैं, तुम हल्दीराम सेठ की दुकान से मसाले ले आओ, वरना गोभी बिल्कुल बेस्वाद बनेगी। जाता हूँ, अभी जाता हूँ, लेकिन कहीं हल्दीराम की दुकान बंद ना हो गई हो। चमन सेठ हल्दीराम की दुकान पर गया। हल्दीराम गांव में मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी था। जब चमन हल्दीराम की दुकान पर पहुंचा, तो हल्दीराम उस समय दुकान का शटर गिरा रहा था। सेठ जी रुक जाइए, मुझे 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च, 50 ग्राम सब्जी मसाला और 50 ग्राम हल्दी दे दीजिए। अब मैं तुम्हारे 50-50 ग्राम मसालों के लिए फिर से दुकान खोलूं? टाइम पर क्यों नहीं आते? माफ कीजिए सेठ जी, आज काम से लौटते वक्त जरा देर हो गई। मेरी घरवाली में भी बुद्धि जरा कम है, जब मसाले पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तभी बताती है। पैसे लाए हो या खाली हाथ ही चले आए हो? नहीं सेठ जी, पैसे लेकर आया हूँ। हल्दीराम ने दुकान खोलकर सारे मसाले दिए। ये लो 400 रुपए दो। सेठ जी 400 रुपए कैसे हो गए? क्या मसाले इतने महंगे हो गए हैं? देखो रात के 11 बजने वाले हैं, ये मोल भाव करने का समय नहीं है। तुम जैसे गरीबों को तो सौदा देना ही बेकार है। चुल्लू भर सामान खरीदते हो और दाम देने में भी आनाकानी करते हो। तुम्हारे पास 400 रुपए हैं तो बताओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। सेठ जी इस समय मेरे पास 200 रुपए हैं, आप इन्हें रख लीजिए, कल मैं आपको बाकी के 200 रुपए दे जाऊंगा। ले जाओ फ्री का माल। तुम गरीबों को सामान उधार दे देकर मेरे हजारों रुपए फंस गए हैं। हल्दीराम ने चमन की खूब बेइज्जती कर ली, फिर उसे मसाले दिए। चमन मसाले लेकर घर पहुंचा। खाना खाते समय सरला ने चमन से कहा, कई महीने हो गए, लेकिन मुझे ना तो उल्टियां हुई हैं और ना ही पेट में कोई भारीपन महसूस हो रहा है। कल आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। ठीक है, कल काम पर जाने से पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। चमन अगले दिन अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया। कुछ जांचें करने के बाद डॉक्टर ने कहा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना खान पान सुधारना होगा। अनार, सेब, मछली, अंडा, दूध, दही, ये सब अपने खान पान में शामिल करो। उस दिन रात में चमन सरला के लिए अनार और सेब लेकर पहुंचा। फल तो बहुत महंगे होंगे, आज आप हल्दीराम सेठ के पैसे कैसे चुकाएंगे? अरे तुम चिंता क्यों करती हो, उसके पैसे बाद में चुका दिए जाएंगे। थोड़ी बहुत बातें सुनाएगा तो मैं सुन लूंगा, फिलहाल तो मैं उधर जाऊंगा ही नहीं। अपनी पत्नी को अच्छा खिलाने के लिए चमन खूब मेहनत करने लगा। वो जहाँ मोचीगिरी का काम करता था, उस स्थान पर उसने बेचने के लिए कुछ पुरानी चप्पलें भी रख ली। जल्दी ही चमन ने अपनी कमाई दोगुनी कर ली। जैसे जैसे सरला के पेट में उभार आ रहा था, वैसे वैसे चमन की खुशियाँ बढ़ती जा रही थी। चमन खुशी में हल्दीराम के पैसे वापस करना तो भूल ही गया। एक दिन वो खिलौने ले आया। इतनी जल्दी खिलौने क्यों ले आए? अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि मुझसे रुका ही नहीं गया। उधर हल्दीराम बहुत दिनों से चमन का इंतजार कर रहा था। चमन सौदा लेकर उस दिन के बाद से तो गायब ही हो गया, अब तो इधर से निकलता भी नहीं है। मालिक, चमन की घरवाली पेट से है, इसीलिए चमन इस समय उसी की सेहत बनाने में लगा है। आपके कर्ज की उसे कोई चिंता नहीं है। हल्दीराम की भी पिता बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसकी शादी के कई सालों बाद भी उसकी पत्नी का गर्भ धारण नहीं हुआ था। हल्दीराम को चमन से जलन महसूस हुई। 200 का सूद बढ़ते बढ़ते 5000 पहुंच गया है। अब मैं चमन से पूरे 5000 वसूल करूंगा। रात में दुकान खुलवाकर सामान लेकर गया और अब पैसे देने का होश नहीं। कल पता लगेगा उस 2 कौड़ी के मोची को। अगले दिन हल्दीराम ने अपने आदमियों को चमन के पास भेजा। चमन रोड पर उस समय अपनी दुकान लगाकर ही बैठा था। तुमने सेठ हल्दीराम के पैसे नहीं लौटाए, इसलिए हम तुम्हारा सारा सामान जब्त करने आए हैं। मात्र 200 रुपए के लिए तुम मेरा सारा सामान जब्त कर लोगे? 200 नहीं 5000। सेठ जी के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है।
उसका हिसाब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस इतना जान लो कि तुम्हारा कर्ज 5,000 हो गया है। भाइयों, इसका सारा सामान उठा लो। मेरे ऊपर दया करो, इस सामान से मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं सेठ जी का कर्ज चुका दूंगा, लेकिन इस समय मेरा सामान छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ता हूँ। ये सब ड्रामा ना हमारे सामने नहीं चलेगा। हल्दीराम के आदमियों ने चमन का सारा सामान बटोर लिया और ले गए। चमन रोता हुआ उनके पीछे पीछे हल्दीराम के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरी पत्नी गर्भवती है। इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरा सारा सामान लौटा दीजिए। 5,000 चुका दो, फिर अपना सामान ले जाना। मेरे सामने रोने धोने का कोई फायदा नहीं, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। चमन उदास होकर घर पहुंचा। क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? हल्दीराम सेठ ने मेरा सारा सामान छीनकर अपने पास रख लिया। कहता है 5,000 का कर्ज चुकाओ, फिर सामान वापस मिलेगा। उस हल्दीराम की हिम्मत इतनी बढ़ गई, तुम अभी पुलिस के पास जाओ।